हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा इससे पहले का टॉपिक जो था हमने उसमें बेटा कवर किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में और उसके फीचर्स और लिमिटेशन के बारे में। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये आपके सामने टोटल 6 तरह के टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो आपके एग्जाम में मतलब आपको हम कह सकते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है पर लेकिन फिर भी वो पूछ लेता है और आपको नॉलेज के पॉइंट से पता होना चाहिए कि कितने कितने तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। तो बेटा मैं पहले सबके नाम बता रहा हूँ, फिर हम एक एक करके इन टॉपिक को कवर करेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इसके फ्लो चार्ट नहीं बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, बस बेसिकली समझा दूंगा कि इसमें होता कौन सा पॉइंट्स है और बाकी जो इसके नोट्स होंगे वो आपको अटैच में मिल जाएंगे ताकि आप वहां से देख लो, सर्च कर लो आप लोग। ठीक है जी। पहला पॉइंट है बेटा कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसके बाद है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसके बाद है कोऑपरेटिव ट्रेड सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज, इट इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी एंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेटा मैंने आपको पढ़ाया था कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है जहाँ पे 10 बंदे आपस में 10 से ज्यादा बंदे भी आ सकते हैं और वॉलंटरी क्या करेंगे, किसी काम के लिए आएंगे जिनका ऑब्जेक्टिव समाज सेवा होगा, प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। जो भी मेंबर्स होंगे उनकी सोसाइटी के, उनके लिए बेनिफिट के लिए, उनके भले के लिए वो काम करते हैं बेसिकली। इसमें जो एक मेंबर होगा उसके बाद एक वोट होगा, आपको पता ही है वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल होता है इसके अंदर बेसिकली जो फॉलो किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। तो बेटा आगे पहला स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर मैं बात करूं सोसाइटी, अगर सोसाइटी में क्या होता है, ये एक तरह की वो सोसाइटीज होती है जो कंज्यूमर के पॉइंट्स होती है, जो कंज्यूमर्स के लिए बनाई जाएगी। टुगेदर टू सिग्निफाइज द सब पॉइंट, ताकि वो जो दूसरे हैं मिडलमैन्स, जो बीच में मिडलमैन्स हैं उनको रिमूव कर सके और जो भी है डायरेक्ट माल वो क्या करें, होलसेलर से परचेज करें। क्योंकि जब भी कोई बंदा एज ए सोसाइटी के मेंबर्स अगर बीच में मिडलमैन से परचेज करेंगे तो उनको सामान महंगा मिलेगा। पर अगर वो डायरेक्ट क्या करेंगे, जितने भी कंज्यूमर हैं, जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, उस माल को कहां से परचेज करेंगे, होलसेलर से परचेज करेंगे। अब जब वो होलसेलर से माल परचेज करेंगे तो उनको सामान क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। अब सस्ता मिलने से क्या होगा, जो पैसा बचेगा, जो उसमें हम बात करते हैं मान लो पहले माल 10,000 का आता अगर हम किसी मिडलमैन से लेंगे, पर अगर वही बंदे अगर किसी और से लेंगे, होलसेलर से लेंगे, सारे ऐसे बल्क में परचेज करेंगे तो उनको 8,500 का माल मिल जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं 1500 का उनका बेनिफिट हुआ। तो 1500 होंगे ना, वो उनके अंदर क्या होंगे, मेंबर्स के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे या उनसे और भी सामान परचेज करके उन्हीं जो कंज्यूमर्स हैं उनको दे दिया जाएगा। तो the consumer cooperative societies are organized to purchase the good direct from the manufacturer। तो जो भी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वो क्या करती है, डायरेक्ट क्या करती है, अपना माल क्या करती है, परचेज करती है। किससे करती है, फ्रॉम दी होलसेल मैन्युफैक्चरर्स एंड द मेंबर्स ऑफ एट। इससे क्या होता है, जब मेंबर्स होते हैं उनको वो जो सामान होता है वो रीजनेबल प्राइस पर उनको आसानी से मिल जाता है और वो ओवर द ईयर क्या करते हैं, परचेज करते रहते हैं। तो इस तरह की सोसाइटी जो गठित की जाती है, बनाई जाती है, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, वो होता है कंज्यूमर के भले के लिए काम करना, उसे हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूसर्स हो गए जो छोटे मोटे, तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी इस तरह की सोसाइटी होती है जहाँ पे कई सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, मिलकर क्या करते हैं, अपना एक संगठन गठित करते हैं और क्या करते हैं, अपने मेंबर्स के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, ताकि जो भी कोई भी अगर गुड्स एंड सर्विस अगर प्रोड्यूस करना है तो आसानी से प्रोड्यूस कर सकें उनकी, और वो उस गुड्स को जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो उसको हाई प्राइस से बेचे, एक बेटर प्राइस उनको मिले। ठीक है जी। तो दिस इज अ सोसाइटी कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। यहाँ पे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होंगे जो हु आर इंडिविजुअल, जिनको डिफिकल्टी होती है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, तो ये क्या करेंगे, आपस में मेंबर्स क्या करेंगे, मिलेंगे और गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे एंड उस गुड्स को फिर वो सरप्लस पे, हम कह सकते हैं अच्छे प्रॉफिट पे या अच्छे प्राइस पे मार्केट में बेचेंगे और जो भी पैसा अगर होगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, वो आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे या आगे फर्दर क्या करेंगे, कुछ और भी गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उनको जो बेनिफिट किसको मिलेगा, ये मिलेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर उनकी बात करें टू इंश्योर द स्टीडली सप्लाई। इनका मतलब होता है क्या कि जो भी गुड्स हैं
वो रेगुलर सप्लाई मिल जाए, मतलब हर बंदे को रीजनेबल प्राइस पे जो भी इनपुट्स वो परचेज कर रहे हैं, अगर कभी किसी और से लेंगे, कभी किसी से लेंगे, कभी किसी से लेंगे, प्रोड्यूसर को डिफिकल्टीज होती है, मिल नहीं पाता। तो इससे होता क्या कि ना वो क्या करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं और क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब प्रोड्यूसर मांग रहा हो तो क्या करेंगे, प्राइस को ब्लैक मार्केटिंग कर लेंगे, इसको होल्ड कर लेंगे और क्या करेंगे, उसका हाई प्राइस चार्ज करेंगे। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, संस्था फॉर्म करते हैं और आपस में काम करते हैं ताकि उसका प्राइस क्या है, रीजनेबल बना रहे, ताकि हर गुड्स को आसानी से गुड्स मिले। दे प्रोवाइड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। इसमें होता क्या है, जो संस्था होती है किसी बंदे को हमारा टेक्नोलॉजी के पॉइंट से, एक जैसे मान लो एक सिंपल सी बात है, मान लो कई छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, अब उनको मान लो एक मशीन परचेस करनी है या उनके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, कि मशीन परचेस करे, या किसी एक टेक्निकल बंदे को बुलाना है जिसकी फीस क्या बहुत ज़्यादा है, तो वो अफोर्डेबल नहीं है। पर इसमें जो संस्था फॉर्म करते हैं तो कई सारे प्रोड्यूसर जो होते हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स, वो क्या करते हैं, बंदे हायर करते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एग्जीबिशंस में भी जाते हैं, आपस में काम करते हैं, एक जगह परचेस को रेंट पे ले लेते हैं, जैसे हम कह सकते हैं ऑटो एक्सपो में चले गए, वहाँ पे जाके इन्वेंशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजी है मार्केट में, किस किस तरह की चीज आ रही है। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे बंदे होते हैं जो मिलकर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो क्या करते हैं, संस्था फॉर्म करते हैं ताकि वो अपने भले के लिए काम करते हैं। दे इंश्योर द स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑफ गुड्स टू द प्रोड्यूस। इनका टारगेट ये होता है कि जो भी उन्होंने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते रहे और इनकी सेल रेगुलर बेसिस पे क्या होती रहे, क्योंकि इकट्ठे काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद है इट हेल्प द प्रोड्यूसर टू कंसंट्रेट ऑन द कंडक्शन, अब कंसंट्रेशन ऑन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये कह रहा है, इससे क्या होता है कि जब प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सी क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन में फोकस करते हैं कि मेरे को क्या चीज प्रोड्यूस करनी है, उनको बाकी चीज से इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि कई सारे प्रोड्यूसर छोटे छोटे होते हैं, कुछ बंदे मार्केटिंग वाला काम संभाले, कुछ और काम संभाले, तो जो बाकी के मेंबर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने प्रोडक्शन में फोकस कर सकते हैं, बाकी काम क्या करेंगे, दूसरे मेंबर्स उनको परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है बेटा, दो हो गए बेटा पॉइंट आपके, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद है बेटा आपका प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जल्दी से बेटा एक बार इसको आप लोग लिख लो, फ्लो चार्ट लिख लो भाई, बना लो, उसके बेटा आप बाकी को पढ़ते हैं, मार्केटिंग सोसाइटी और जो भी हमारे पॉइंट रह गए, 4 पॉइंट्स रह गए बेटा, उनको भी कवर करते हैं। जल्दी से एक बार आप इसको लिखोगे, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा बाकी पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, हमारा ये प्रोड्यूसर वाला हो चुका है, कंज्यूमर हो चुका है। अब बेटा हम पढ़ते हैं, पहले मार्केटिंग पढ़ते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। देखो बड़ी में मार्केटिंग एक तरह की एक्टिविटी होती है जहाँ पे हम क्या करेंगे, गुड्स को अपनी मार्केट तक लेके जाएंगे ताकि मार्केट को बेच सकेंगे। मार्केटिंग इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक होता है, एक तो गुड्स हमारे बिक जाए, एक उससे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है उसका प्राइस हमें अच्छा मिले। अगर हम कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं पर अगर हमें गुड्स का प्राइस अच्छा नहीं करना तो हम क्या करेंगे, हमारे लॉस है। तो हर कोई बंदा क्या करता है, मार्केटिंग करता है। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कौन सी होती है, तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट्स ऑफ, उसमें क्या आता है, प्रोड्यूसर्स आते हैं। कौन से प्रोड्यूसर, जिनको डिफिकल्टी होती है गुड्स को बेचने में, जब कभी गुड्स को हाई प्रॉफिट में बेचने के लिए उनको डिफिकल्टी होती है, लगता है कि उनको उसका अपना रीजनेबल प्राइस नहीं मिल रहा, तो उनको डिफिकल्टी होती है। तो आउटपुट ऑफ ऑल दी प्रोड्यूसर्स products are through with the together to sell at a best price। तो इसमें होता क्या है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स होंगे वो क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे, एसोसिएट्स होंगे और हर कोई बंदा अपने अपने गुड्स को लेके आएगा और उसको क्या करेंगे, गुड्स को क्या करेंगे, एक हाई प्राइस पे, बेस्ट प्राइस पे बेचेंगे। फिर लिखा है बेटा एज सच ए सोसाइटी, इस तरह की सोसाइटीज हेल्प टू द इम्प्रूव द बार्गेनिंग पावर। तो इस तरह की सोसाइटीज होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है किसके अंदर, बार्गेनिंग पावर में। क्योंकि अगर आप एज ए इंडिविजुअल परचेस करोगे, किसी के पास कम क्वांटिटी में माल पड़ा हुआ है, अवेलेबल है, तो आप क्या बोलोगे, उसको कम प्राइस पे करोगे और वो भी क्या करेगा, अपने गुड्स को क्या करेगा, लो प्राइस पे बेच देगा। पर जब कई सारे बंदे आपस में मिल जाएंगे, एसोसिएट्स हो जाएंगे और उनके पास लार्ज क्वांटिटी में गुड्स अवेलेबल होंगे, तो उसका क्या मिलेगा, उनको बेस्ट प्राइस मिलेगा। तो वो ये बेसिकली कि उनको जो भी है उसको उनको उनका कॉम्पिटिटिव प्राइस मिले गुड्स को। इट इज परफॉर्म द वेरियस मार्केटिंग फंक्शन सच एज ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग में जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है, वेयर हाउसिंग करना, गुड्स को रखना पड़ता है, पैकेजिंग करनी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, हम कह सकते हैं उसको सेग्रीगेशन करना पड़ता है, सिंप्लीफिकेशन, सैनिटाइजेशन करना पड़ता है, गुड्स को अलग अलग सैनिटाइज करना, एंड सेल टू द प्रोड्यूस टू द डिस्ट्रीब्यूशन, और जितना भी उसका प्रॉफिट होगा वो मेंबर्स के अंदर बांट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन। जिसने जितना कंट्रीब्यूशन करा होगा क्वांटिटी वाइज हम क्या करेंगे, उसको उतना ही गुड्स क्या कर देंगे,
बेच देंगे। तो बेटा अगर हम बात करूं इसका ऑब्जेक्टिव, तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? पहला क्या होता है? इंश्योर द स्टेडी एंड फेवरेबल मार्केट टू द ऑल द मेंबर्स। तो पहली बात है कि जो भी मेंबर्स हैं, जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको एक अच्छी मार्केट मिले ताकि जहां पे वो क्या करें, अपने माल को बेच सकें। ठीक है जी, हम कह सकते हैं मंडियां होनी चाहिए। इन शॉर्ट टू इंश्योर दैट द बेस्ट प्राइस, की जो भी उनका आउटपुट है, जो भी उनके गुड्स उन्होंने प्रोड्यूस करे, उनके आउटपुट्स को मेंबर्स को एक बेस्ट प्राइस मिलना चाहिए, तभी तो बंदा मार्केट में जा रहा है, तभी तो संस्था से मिल रहा है। और बेटा अगर हम बात करें इंडिविजुअली कैन नॉट बी अफोर्ड टू मेंबर्स, क्योंकि एक इंडिविजुअल बंदा जो होता है, एक वैसे अगर हम बात करें अफोर्डेबल नहीं होता मार्केट में जाना, गुड्स को ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे सारे मेंबर्स क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और आपस में काम करते हैं। फिर लिखा हुआ है टू एलिमिनेट द मिडलमैन, जो बीच में बिग ब्रोकर्स बैठे हैं, जो बीच में हम कह सकते हैं दलाल बैठे हैं, उनको एलिमिनेट करना, ताकि अगर देखो अगर हमारा छोटे-छोटे 2-3 प्रोड्यूसर्स होंगे या उनसे क्या हम माल परचेज करेंगे, तो बीच में कमीशन क्या होगा, वो खा लेगा, मिडल में खा लेगा, क्योंकि वो उनसे सस्ते से रेट मिलेगा और क्या करेगा, 10 रुपए से इकट्ठा करेगा, आगे बेच देगा। पर उसी तरह से अगर संस्था फॉर्म कर दी जाएगी प्रोड्यूसर्स के कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, तो वो क्या करेंगे, आपस में मिलकर क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे और काम करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद बेटा कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। देखो फार्मर का मतलब क्या है, फार्मिंग का मतलब फार्मिंग एक्टिविटीज, ये एक तरह की संस्था होती है जहाँ पे मेंबर्स होते हैं। कौन से? किसान मेंबर्स, सिर्फ ओनली फार्मर्स होंगे जिनको कोई तरह की गुड्स परचेज करना है, सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, कोई अगर मान लो सूखा पड़ गया, किसी को लोन चाहिए, सस्ता का लोन उनको दिया जाए लैंड को फर्मेंटेशन करने के लिए, या उनका लैंड जो है समतल करने के लिए, या किसी और पर्पस के लिए उनको अगर लोन चाहिए, तो फार्मिंग एक्टिविटी के उनको लोन मिल जाएगा। तो ये सोसाइटी उन लोगों के लिए होती है, उन किसानों के लिए होती है, वो कोई भी मेंबर जाके अगर वहां पे मेंबर बन सकता है और आसानी से लोन ले सकता है, जिनको बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो दिस कंसेप्ट ऑफ में स्मॉल फार्मर्स होंगे जो आपस में मिलेंगे, क्यों करेंगे, ताकि उनको बेनिफिट मिल सके, ताकि वो भी क्या करें, बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पर क्या करें, फार्मिंग एक्टिविटीज कर सकें। ठीक है, सब सोसाइटीज आर ए पर्टिकुलरली सब डिवीजन, यहाँ पे सोसाइटी जो होती है वो सब डिवीजन होती है। फर्मेंटेशन ऑफ लैंड होगा, लैंड को फर्मेंटेशन करने के लिए the farming cooperative society is to be known also known as a agricultural cooperation cooperative societies को भी इनको कहते हैं। बेसिकली इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यार जो किसान लोग हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर सके, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल कर सके, लोन उनको नहीं मिल रहा तो पेस्टिसाइड्स, केमिकल, अगर उनको जो भी चीज है वो परचेज कर सके, और अपने हिसाब से अगर वो अपना काम करना चाहते हैं तो उनको कोई तरह की डिफिकल्टीज ना हो और वो अपने एग्रीकल्चर के अंदर अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकें। और जैसे किसी लैंड पीस ऑफ लैंड है, उसकी जमीन गिरवी रख दी है, अब वो वहाँ पे अपनी मजदूरी कर रहा है, तो अगर किसी बंदे को लोन चाहिए तो वो उसको लोन वहाँ से मिल जाएगा, ताकि वो लोन को चुकता करके अपने पैसे कटाता रहे अपने। मतलब बेसिकली कोई भी अगर एग्रीकल्चर रिगार्डिंग कोई भी काम हुआ, उसको नया एग्रीकल्चर फार्म लगाना है, या उनको आम के पेड़ लगाने हैं, आम का बाग खोलना है, या किसी और का बाग कोई खोलना है, उसके पैसे की शॉर्टेज है, तो वो अगर हम बात करें तो वो उसको वहाँ पे यूज कर सकता है, वहाँ से लोन ले सकता है, वहाँ में मेंबर्स होंगे वो उसको लोन देंगे। उसके बाद बेटा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। व्हाट इज क्रेडिट? उधार, आपको पता ही है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सोसाइटी होती है जहाँ पे लोगों के पास लिमिटेड पैसा होता है, जिनको बड़ी डिफिकल्टी होती है लोन लेने के लिए, ठीक है, उनको लोन नहीं मिल पाता, उधार नहीं मिल पाता, तो इस तरह की सोसाइटी बनाई जाती है फाइनेंशियल असिस्टेंस। किसी बंदे को मेंबर जो होते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, उनको सपोर्ट करना, पैसे के फॉर्म में उनको सपोर्ट करना, ठीक है, ताकि वो एंड दे प्रोवाइडिंग द हैबिट ऑफ द सेविंग अमंग द मेंबर्स। इसलिए क्या होता है कि जो हैबिट बनती है कि जो मेंबर्स होते हैं आपस में क्या करते हैं, पैसे को सेव करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, फिर अगर वही पैसे क्या करेंगे, आगे फर्दर क्या करेंगे, किसी और मेंबर्स को देंगे और उनकी हेल्प करेंगे, फिर वो भी सेव करेंगे इस तरह से। तो दिस जो भी फंड होगा उसके अंदर, ठीक है, वो शेयर कैपिटल की फॉर्म में कंट्रीब्यूट किया जाएगा हर मेंबर के द्वारा, ठीक है। और कहां पे कोऑपरेटिव हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के अंदर पैसा जमा कराया जाएगा, जहाँ पे वो क्या करेंगे, वहाँ पे बैंक डालेंगे। ये एक तरह की सोसाइटी अर्बन बैंक्स के लिए भी होती है, रूरल बैंक्स के लिए भी होती है, हर तरह की। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक होता है, प्रोटेक्ट द मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना, ताकि उनको आसानी से लोन मिल जाए, या अगर उनको कोई काम चाहिए किसी काम बेसिक पर्पस के लिए, और ये उनको इजी अवेलेबिलिटी और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या चाहिए लोन प्रोवाइड करा दिए। इट्स ड्यूरिंग द हैबिट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक होता है कि जो मेंबर्स हैं उनके अंदर सेविंग की हैबिट बढ़े, ताकि वो भी क्या करें, पैसा सेव करना स्टार्ट करें। उसके बाद है बेटा लास्ट वन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। आपको पता है हाउसिंग सोसाइटी होता है जिसके पास अपना घर नहीं है, ठीक है, जैसे आप कोई लोन फाइनेंस कराओगे तो कई सारी संस्थाएं होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, जहाँ पे आप जाके अपना एप्लीकेशन फाइल करके आप लोन ले सकते हो, आप वहाँ मेंबर बनोगे। तो ये संस्था क्या करती है, जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, अपना लैंड लेने के लिए, परचेस करने के लिए, या अपना घर बनाने के लिए, ठीक है, तो वो जो जितने मेंबर्स होंगे अगर वो चाहें तो
वहाँ पे संस्था फॉर्म करेंगे, वो पैसा डालेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, सस्ते रेट पर उनको लोन मिल जाएगा और वो अपने क्या करेंगे, मकान बना लेंगे। तो इस तरह की सोसाइटीज होती है जिनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि लोगों का फाइनेंशियल एकोमोडेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि जो बंदा है जिसके पास अपना घर नहीं है वो अपना घर ले सके और अपनी लाइफ को बेटर बना सके, सस्ते रेट पे लोन प्रोवाइड करना। तो ये जो थे बेटा सारे के सारे हमने आज मैंने आपको कवर कर दिए टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसका नाम बहुत सिंपल है, जिस जो भी है तो यहाँ पे कंज्यूमर के पॉइंट से सोचा जाएगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर के पॉइंट से सोचा जाएगा, ठीक है। इस वाले के अंदर मार्केटिंग के बारे में सोचा कि मार्केटिंग कैसे करनी है गुड्स की, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनका नहीं होगा। यहाँ पे बेटा फार्मिंग के जो भी फार्मर्स होंगे वो मेंबर्स होंगे। इसमें क्या होगा बेटा, कई सोसाइटीज की अगर किसी को लोन चाहिए सस्ता रेट पे, वो लोन के लिए सोसाइटीज बनाई जाएगी। यहाँ पे कौन सा बेटा, हाउसिंग के लिए हाउसिंग मेंबर्स होंगे, जो घर उनके पास अपना आवास नहीं है वो ले सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ा दिया। बाकी इसके नोट्स आपको अटैचमेंट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको पूरा डिटेल पढ़ लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक था, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था जो मैंने आपको कवर कराया है। अब बेटा जो टॉपिक रहेगा सेकंड वाला वो हमारा रहेगा था आपको पता ही मैंने टॉपिक आपका रहेगा तो वो था रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो बेटा जल्दी से आप लोग इसको फ्लो चार्ट पर लिख लो, फिर हम बेटा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। उसका फ्लो चार्ट मैं आपको बना के चलूंगा, उसका फ्लो चार्ट पूरा बनाते हैं, उसके बाद बेटा टॉपिक पढ़ते आगे। जल्दी से एक बार स्टॉप और लिख लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा सेकंड टॉपिक जो मैंने आपको बोला रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, पर अगर कराते हैं तो कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर नहीं कराते हैं तो कई सारी कॉन्सिक्वेंस हमें कई सारी समस्याएं सॉल्व करनी पड़ती है। जैसे किसी को केस फाइल नहीं कर सकते, कोई भी हमारे पर केस फाइल नहीं कर सकता, और इवन हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बट इस रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट जो शो करता है कि ये फॉर्म खोली गई थी या उसकी एग्जिस्टेंस है, उसकी हम कह सकते हैं उसकी एक उसका जन्म हुआ है फॉर्म का, इन शॉर्ट। तो बेटा आइए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, इट मींस एंटरिंग द फॉर्म नेम। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि हमने जो पार्टनर्स हैं जो काम कर रहे हैं, हमने क्या करा है अपनी फर्म का नाम डाल दिया है, ठीक है। मतलब इसका मतलब है जैसे मैंने बोला मनोज कुमार एंड एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म, ठीक है जी, ये एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली इट मींस दैट एंटरिंग द फर्म नेम। अब हम लोग जो है फर्म का नाम एंटर कर रहे हैं कि हमारी फर्म का नाम क्या होगा। 5 बंदे एग्री हुए कि पार्टनरशिप में काम करना है, ठीक है जी, सारे बंदे एग्री हैं, ठीक है जी। कंसर्न क्या है जी, हाँ बिजनेस करेंगे, ठीक है जी। क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ N95 मास्क, ठीक है जी, कंफर्म हो गया। उसके बाद प्रॉफिट शेयर रेशियो कितनी है जी, वो रेशियो है 3:3:2, ठीक है, रेशियो भी डिसाइड होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सिंपल सी बात करें तो अब हमें उनका फर्म का नाम, क्योंकि किसके नाम से ट्रेड करेंगे ना, तो फर्म का नाम होना चाहिए। लोग पहचानेंगे कैसे, क्योंकि 5 पार्टनर्स हैं, 5 के साथ अपने ये तो है नहीं कि मनोज से मिलना है, दिनेश से मिलना है, तो फर्म के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है जी। तो इट मींस दैट एंटरिंग द फर्म नेम, हम फर्म का नाम देंगे। जब हम आरओसी के पास जाएंगे, रजिस्टर ऑफिस में जाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने 3 नाम देने पड़ेंगे कि सर ये मेरी कंपनी का नाम है, या सॉरी ये मेरी पार्टनरशिप फर्म का नाम है, मैं इस नाम से रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ। उस स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन करानी है जहाँ पे आपकी फर्म है, आपको वहीं आना है। ये नहीं कि आप दिल्ली रहते हो, आपकी पार्टनरशिप आप बिहार जाओगे, नहीं, आपको दिल्ली में करनी पड़ेगी। और दिल्ली की जो फर्म का नाम वो अलग होना चाहिए, एक जैसा नाम नहीं होना चाहिए कि एक पार्टनरशिप फर्म हो रहा है उसका भी सेम नाम है और आपका भी सेम नाम है। पहली बात, कंपनी जो पार्टनरशिप फर्म है रजिस्टर नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन क्या होगा, 4 से 5 दिन लगते हैं रजिस्ट्रेशन होने में। और जो डिपार्टमेंट होगा वो क्या करेगा, चेक करेगा कि इसके नाम की सेम और कोई पार्टनरशिप फर्म तो नहीं है। कई देखा लोगों ने क्या करा, किसी और का बेनिफिट उठा लिया। मान लो चमन एंड सन्स कंपनी, मान लो पार्टनरशिप कंपनी थी, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म थी। अब मैंने क्या करा, उसका एडमिट उठा लिया, मैंने भी नाम रख लिया चमन एंड सन्स। अब वो बहुत बड़ी फर्म है, मेरी भी फर्म छोटी है। अब मैंने क्या करा, हम लोगों ने बोला कि हम 2 पार्टनर डिसाइड करा कि हम ना उस फर्म का नाम यूज करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। और हमने क्या करा, लोगों से क्या करा, मिलना स्टार्ट करा। और हमें उस फर्म के लोग क्या कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि वो कंपनी है, वो पार्टनरशिप फर्म है जो करंट प्लेस के अंदर है, पर हमारी वहां पे तो नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली लोग गुमराह होते हैं, जिससे क्या होगा, जो एक्चुअल प्रॉफिट है, जिसका हकदार रियल में है, वो ना होके हमें पैसा मिल रहा है, तो हमारे पे क्या हुआ, तो अल्टीमेटली क्या कर दो, करना, हम तो उसके नाम का खा रहे हैं। उसी तरह से एक नाम की एक ही फर्म होगी।
along with the relevant prescribed particular, जो भी prescribed particular है हम क्या करेंगे, अपनी फॉर्म को क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, अपनी फॉर्म को क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे। कहाँ पे जाएंगे, रजिस्टर ऑफ द फॉर्म, रजिस्टर ऑफ द फॉर्म में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी प्रेस्क्राइब तरीका होगा, जो भी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होगा, उसका जो भी फॉर्म है, लीगल लेने जो भी लेने डॉक्यूमेंट जहाँ भी साइन करना है, जहाँ भी लगानी है, सब कुछ कर आके हम क्या करेंगे, उसको फॉर्म को जमा करवा देंगे। फिर लिखा हुआ है इट प्रोवाइड द कंक्लूसिव प्रूफ, ये एक तरह का क्या है, हम कह सकते हैं एक तरह का प्रूफ है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है एग्जिस्टेंस, उसकी मान्यता है, अब उसका जन्म हो गया, पर हमने किसी दिन अपनी फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये सब कुछ क्या है, हम कह सकते हैं उसमें लिखा वो एक तरह का प्रूफ होता है। इट इज ऑप्शनल फॉर द पार्टनरशिप फर्म, अगर हम बात करें ये ऑप्शन होता है पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना, पर अगर कराते हो, अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके कई सारे कॉन्सिक्वेंस है, कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स है। नॉन रजिस्टर्ड फर्म, कोई भी अगर पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, जिसने अपने आप को प्रेस्क्राइब तरीके से हम क्या कह सकते हैं रजिस्टर ऑफ ऑफिस में जाके उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो उसके पास ये सारे हम कॉन्सिक्वेंस हैं कह सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है एक पार्टनर, जो भी पार्टनर है अनरजिस्टर्ड फर्म का, मान लो एग्जांपल देता हूं, रमेश मनोज दिनेश रुपेश और समर, इन 5 बंदों ने क्या करा, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। अब क्या हुआ, रुपेश ने और समर ने क्या करा, घपला कर दिया, क्या करा, इन लोगों से पैसे लिए कि हमें किसी काम पे जाना है, ऐसे करना है वैसे करना है, बोल पैसे लेके भाग गए। इसका मतलब क्या है, ये फर्म रजिस्टर्ड है नहीं है। अब आप कोई पार्टनरशिप में पुलिस में जाएगा कंप्लेंट करने के लिए, तो वो तो क्या बोलेगा, भाई पार्टनरशिप में काम कर दे, अच्छा जी, अच्छा फर्म रजिस्टर्ड है, किसके नाम से पैसा लिए, क्या दिए क्या नहीं दिए, अब वो बोलेंगे किसके नाम पे केस फाइल करेंगे, ठीक है जी। तो कोई भी जो पार्टनर जो है किसका, अनरजिस्टर्ड फर्म का, वो भी अगर हम बात करें फर्म के नाम पे केस फाइल नहीं कर सकता कि उसको फर्म से पैसे लेने हैं, क्योंकि फर्म तो बनी नहीं है, कहां से पैसे लेंगे। अगर ये भी कोई केस करेगा, ये 2 बंदे भाग गए, तो भाई किस पे केस करेंगे, अपने आप पे केस करेंगे, मतलब पैसा कैसे लेंगे, तो फर्म के नाम पे, तो फर्म का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एंड द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट, अगर मान लो इस थर्ड पार्टी ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट करा, कोई प्रोजेक्ट करा और उस प्रोजेक्ट में हमसे कोई धोखाधड़ी करी है या हमें लॉस करा दिया, लॉस पहुंचा दिया किसी तरह से, और एक्टिविटी अनलॉफुल एक्टिविटी थी, ठीक है, किसी तरह से हमें बाद में पता लगा कि ये लॉफुल अनलॉफुल एक्टिविटी है, उससे हमें नुकसान हो गया, तो हम उस पे कैसे फाइल करेंगे केस, क्या 5 बंदे 5 तरफ से फाइल करेंगे, नहीं, एक फर्म के नाम पे केस होगा, ठीक है। अगर मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म में 7 बंदे हैं, तो 7 बंदे आपस में काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा है कि 7 के 7 बंदे केस फाइल करेंगे, 7 के नाम पे फर्म का नाम होगा, तो फर्म के नाम पे केस होगा, मतलब फर्म ने साइन कर केस कर दिया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सारे 7 के 7 पार्टनर्स ने उस पे साइन कर दिया है, ठीक है। तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म, द फर्म कैन नॉट बी, एक फर्म भी जो है किसी जो थर्ड पार्टी है जिसने हमें लॉस पहुंचाया है, हम उसके नाम पे भी केस फाइल नहीं कर सकते। एंड फर्म कैन नॉट बी फाइल, और फर्म भी अगर लगता है कि फर्म के नाम पे किसी बंदे धोखा हुआ है, किसी ने घपला करा है, तो फर्म भी जो हम बात करें, ठीक है, अपने पार्टनर्स के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंस हैं, अगर फर्म रजिस्टर्ड हो गया तो उसका बेनिफिट मिलेगा, हम कोई भी काम लीगल तरीके से करेंगे, कानूनी रूप से करेंगे और केस फाइल करेंगे। फिर पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली पार्टनर जरूरी है कि अपनी फर्म को क्या करना, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, और कहां पे, वन द स्टेट, उस स्टेट में जहाँ पे फर्म है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म बिहार के, तो बिहार में रजिस्टर कराओगे, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में तो अरुणाचल प्रदेश में रजिस्टर कराओगे, अगर आप दिल्ली में कराओगे, अगर आप राजस्थान में हो तो आप राजस्थान में, मतलब जो भी आप स्टेट में हो, जिस स्टेट में भी हो, आपको उसी स्टेट के अंदर अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप ये नहीं हो कि आप दिल्ली रह रहे हो और अपनी पार्टनरशिप रजिस्टर करने के लिए मुंबई चले गए, नहीं, आपको अपनी रजिस्टर्ड फर्म जो भी होगा, उसका कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, जो भी इसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, वो एक ही जगह आपको दिखाना है। हाँ, उसकी मोर देन 3 या 4 ब्रांच हो सकती है डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, पर वो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम यहाँ पे इसके फर्म का ब्रांच खोलना चाहते हैं। अगर आप वो अलाउ करेंगे तभी कर सकते हैं, जो कि हो सकता है कि सेम नाम की ब्रांच उस दूसरे स्टेट के अंदर हो, तो उससे उनको एडवांटेज मिलेगी। तो वो पहले दूसरी रजिस्ट्रार ऑफिस से परमिशन लेगा कि मेरे को बॉम्बे में, जैसे मान लो मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली हमारी पार्टनरशिप फर्म है, मान लो जी VIP एंड कुमार, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म है। अब हमारा दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है, पर हम चले गए राजस्थान में, एक पार्टनर मिला, उसने बोला ऐसा करते हैं वहाँ ब्रांच खोल लेते हैं, ठीक है, जिसने ब्रांच ऑफिस खोला, पर लेकिन देखा कि वहाँ पे इस नाम की कंपनी, मतलब वहाँ पे इस नाम की पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है,
तो पहले हमें वहाँ पे जाके आरओसी से रजिस्ट्रेशन पूछना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब वो अप्रूव करेगी तभी हम खोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं खोल सकते। फिर लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन, या रजिस्ट्रेशन कब होगा, या जब आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो तभी करा सकते हो, या ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस, या जब तक इन फ्यूचर में कर रहे हो। मान लो आपने 2 साल काम करा, 3 साल काम करा, आप लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होने वाली है, पहले आप म्यूचुअल कंसर्न पे काम कर रहे थे तो आपको पार्टनरशिप फॉर्म की जरूरत नहीं थी, पर अगर आप चाहो तो अब अपनी ड्यूरिंग एग्जिस्टेंस, जब तक पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, आपका पार्टनरशिप चल रहा है, तब उस टाइम पे आप अपनी फॉर्म को रजिस्टर करा सकते हो। उसके बाद है प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये कह रहा है हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन करने के पार्टनरशिप में एक प्रॉपर तरीका है, एक प्रॉपर प्रोसेस है, तो हम उस प्रोसेस के तहत ही क्या करेंगे, फॉर्म को रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये लिख लो, फिर हम बताएंगे प्रोसेस क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन करने का तरीका क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप एक बार लिख लो। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोसीजर ऑफ गेटिंग द फॉर्म रजिस्टर्ड। मैंने क्या बोला आपको बेटा कि फॉर्म को कैसे रजिस्टर करेंगे, पहले तो मैंने बताया था उसका बेनिफिट क्या है और फॉर्म को क्या क्या कॉन्सिक्वेंस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर उसकी फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, और कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा। तो अब बेटा दोनों की प्रोसीजर की कैसे हम फॉर्म को रजिस्टर करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने फ्लो चार्ट बना हुआ है आपके सामने, तो इस फ्लो चार्ट में बेटा आपके सामने लिखा हुआ है सबसे पहले सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले बेटा कोई भी बात है, अगर हम कहीं पे भी जाएंगे, अगर किसी भी तरह से हम बात कर सकते हैं कि अगर फॉर्म को रजिस्टर कराएंगे, कुछ भी चीज रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो एक फॉर्म होता है, हमें उस फॉर्म को भरना पड़ता है। जिससे अगर हम पासपोर्ट अप्लाई कर रहा है तो भी फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर हमें जन्म पत्री भरनी है तो भी अप्लाई करना पड़ेगा, अगर हमें बैंक में जाके फॉर्म अप्लाई करना है, बैंक के लिए अप्लाई करना है कि मेरे को एफडी लानी है तो फॉर्म भरना पड़ेगा, पैस कराना तो भी फॉर्म भरना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं हमारे इंडिया के अंदर एक प्रकार एविडेंस है कि एक फॉर्म में रजिस्टर कराई है, और ये मतलब साइन किए थे, ये डॉक्यूमेंट थे, ये सब कुछ वेरिफिकेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही उसका जो भी होगा बाकी का काम किया जाएगा बेटा। तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो भी सबमिशन होगा एप्लीकेशन होगा उसका एक प्रॉपर फॉर्म होगा, तो हमें वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और हमें उस स्पेसिफाइड फॉर्म को, उस जो स्पेसिफाइड फॉर्म को उसको सबमिट करना पड़ेगा, कहाँ पे आना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफ द ऑफिस, ठीक है। जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन होगी, जहाँ पे हमारी फॉर्म रजिस्टर्ड होगी, वो जिसका ऑफिस होगा, जहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म को हम 1932 एक्ट के अकॉर्डिंगली, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर रजिस्टर कराएंगे तो जो भी इसका प्रेस्क्राइब प्लेस होगा, हम वहाँ पे जाके क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट फॉर्म भर के दे देंगे। फिर लिखा हुआ क्या है, एप्लीकेशन कंटेंट। अपन एप्लीकेशन क्या होगा, मतलब जो भी होगा उसमें क्या क्या होगा, नेम ऑफ द फॉर्म। सबसे पहले आप अपना नेम क्या है, तरह आपकी फॉर्म का नाम क्या है, जिस नाम से आप फॉर्म खोलना चाहते हो सबसे पहले आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद लोकेशन ऑफ द फॉर्म, लोकेशन बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, बिहार है, ठीक है, या और हम कह सकते हैं इसका कॉर्पोरेट ऑफिस एड्रेस भी आ सकता है कि मेरे को सुभाष नगर, रमेश नगर, दलजीत नगर, दिलशाद गार्डन, कहाँ पे अपना ऑफिस खोलना है वो मेरे को सब कुछ लिखना पड़ेगा, प्रॉपर एड्रेस। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट होंगे फॉर्म रजिस्टर करने के, कोई भी अगर मान लो कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो लेटर कहाँ पे आएगा, वो प्रॉपर एक एड्रेस पे आएगा ना कि कहाँ पे रहते हो। जैसे कोई बंदा अगर आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराते हो तो उससे भी कोई समझ में होगा कि कहाँ रह रहे हो आप, किसके पास रह रहे हो, क्योंकि अगर आगे जाके इन फ्यूचर में कोई तरह की प्रॉब्लम अगर आएगी तो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट आपको वही ढूंढेगा। उसी तरह से अगर पार्टनरशिप फॉर्म में धोखाधड़ी होगी तो डिपार्टमेंट के बंदे क्या करेंगे, आरओसी में जाएंगे, वहाँ से एड्रेस लेंगे, रजिस्ट्रार फॉर्म में जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म के लोकेशन छापे मारेंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे किसी को क्या पता कि कौन किस बंदे कौन सा ऑफिस कहाँ पे, किसकी कहाँ पे प्रॉपर्टी, किसकी कहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट होंगे वो आरओसी रजिस्टर ऑफ द ऑफिस कंपनी हम कह सकते हैं, जो उसका ऑफिस होगा वहीं से सारी इंफॉर्मेशन निकलेगी और वहाँ से फिर आगे कार्रवाई करेंगे। नेम एंड अदर प्लेसेस, कोई ऐसी जगह मैंने आपको पढ़ाया था कोई ब्रांच ऑफिस या इसके अलावा कहीं और भी अगर फॉर्म रन कर रहे हैं, अपने फॉर्म को रन कर रहे हैं, कहीं और मान लो कि 5 बंदे हैं, 3 जगह तो एक जगह बैठ रहे हैं पर लेकिन 2 बंदे कहीं और बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे भी एड्रेस होना चाहिए ना। अगर मान लो कि किसी बंदे ने, पार्टनर ने क्राइम कर दिया है, कोई तरह का ऑफेंस कर दिया, किसी तरह धोखाधड़ी कर दी अपने दूसरे थर्ड पार्टी को, तो वो तो केस फाइल करेगा। तो उस जगह पे अगर मान लो कि उन्होंने अपना ऑफिस बंद कर दिया और वो दूसरे ऑफिस में बैठे हैं जाके, तो वहाँ पे भी धरे जाएंगे, वहाँ पे उनको पकड़ा जाएगा। तो जो भी होता है, अगर हम बात करें आरओसी का मतलब रजिस्टर वाला फॉर्म का मतलब है, जहाँ पे आप फॉर्म रजिस्टर करोगे आपको उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं देनी है, ठीक है जी। अगर आपने गलत दी तो आपके पास कार्रवाई होगी, आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड होगी, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है किसी तरह से, मतलब हम कह सकते हैं आपको रियल एविडेंस देने हैं धोखाधड़ी को। और जो डिपार्टमेंट के बंदे होंगे वो भी क्या करेंगे, प्रॉपर रजिस्टर ऑफ द फॉर्म में जो ऑफिस के बंदे होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, वो भी पूरा को पूरा वेरीफाई करके पूरा को पूरा सब कुछ चेक करके ही आपकी फॉर्म को रजिस्टर्ड करेंगे। तो
तो अगर इसके अलावा कहीं और अगर आप कोई काम रन कर रहे हो, सेम बिजनेस रन कर रहे हो, तो उसका भी आपको लिखना पड़ेगा। डेट एंड मंथ एंटर करना, पार्टनर्स कब आए थे, किस दिन आए थे, कौन सी डेट को आए थे, अच्छा कितना कितना पैसा उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है, कितना कितना पैसा लगाया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ठीक है। और हम बात करें तो पार्टनरशिप बिल में लिखा जाएगा, ठीक है जी। एंड वही एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सीक्रेट पार्टनर, वो सबके उनके नाम लिखे जाएंगे कि कौन कौन पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है, उनके प्रॉपर बकायदा सबके साइन भी कराए जाएंगे और उनके सबके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, सबकी फोटो भी अटैच की जाएगी। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप कितने साल की, 1 साल की है, 2 साल की, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, जनरल पार्टनरशिप है, टाइम बाउंड पार्टनरशिप है, फिक्स पीरियड टाइम पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल है। तो जो भी है हमें उस पर लिखना पड़ेगा किस तरह की पार्टनरशिप हम लोग खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। उसके बाद एप्लीकेशन जो हो साइन बाय ऑल द पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सब के द्वारा जो होगा पार्टनरशिप फॉर्म में साइन किया जाएगा। क्योंकि इन फ्यूचर में पार्टनर ये ना बोल दे कि मेरे से धोखाधड़ी हुई है, मेरे को जो पार्टनर बना है मेरे से इतना पैसा लिया था, 5 लाख लिया, दिखा 2 लाख रुपए। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट की जो कॉपी होगी वो हर एक पार्टनर को दे दी जाएगी ताकि पार्टनर्स को रीड कर ले, सारे के सारे एविडेंस को चेक कर ले कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल ट्रू है कि नहीं है, कहीं का धोखाधड़ी तो नहीं है। तो वो करने के बाद अगर एक बार आपने साइन कर दिया तो उसको माना जाएगा कि आपने इसको पढ़कर ही साइन किया है, इसको आपने पूरा समझ के साइन करा है। उसके बिना अगर कोई कार्रवाई अगर होगी, कुछ भी अगर होगा तो उसके खिलाफ वो जो बंदा है जिसने साइन किया उसी को जिम्मेवार माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिखा होता है कि आई सर्टिफाइड कि ये आई है भाई, मैं सब कुछ अदा करता हूँ कि मैंने जो लिखा हुआ सब कुछ सही लिखा, मैं सबको एविडेंस को प्रूफ मान के सच मान के साइन कर रहा हूँ, और कोई भी कार्रवाई होगी तो उसके लिए मैं जिम्मेवार होगा। ये सब कुछ में लिखा होगा। डिपॉजिट ऑफ फी, ऑब्वियसली बात है जब आप रजिस्टर ऑफिस जाओगे ना तो आपको फॉर्म के पैसे देने पड़ेंगे कि कुछ फीस होती है, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये, 10000 रुपये। तो जो भी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म होगी जिसकी फीस होगी, ठीक है, नॉमिनल फीस जो भी होगी उसको आपको पे करनी पड़ेगी, अदा करनी पड़ेगी, ठीक है। जब अपनी फीस जमा करा दोगे तो उसके बाद क्या करेगा, आपको स्लिप मिल जाएगी कि आपने इतने पैसे जमा कराए हैं, ठीक है। और आपको टाइम मिलेगा 10 दिन का, 5 दिन का, ठीक है। और वो 4 से 5 दिन में वो क्या करेंगे, पूरी अपनी कार्रवाई करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट देखेंगे, सबको ऑथेंटिसिटी चेक करेंगे कि कैसे कैसे कोई इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड में जो दिया गया है वो पूरे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है कि नहीं है, फोटो पूरी प्रॉपर मैच हो रही होगी। वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो रजिस्टर ऑफ द फॉर्म जो होगा वो पूरे वेरीफाई करेगा, एक एक चीज़ को देखेगा और सर्टिफाई करेगा कि जो भी जो डॉक्यूमेंट शो किए गए हैं, जो दिए गए हैं वो प्रॉपरली पूरी तरह से ट्रू है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। उसके बाद रजिस्ट्रार अप्रूवल, रजिस्ट्रार क्या करेगा, अपना अप्रूवल देगा, ठीक है, देख के कि क्या क्या एंट्री और क्या करेगा, आपने जो उनका रजिस्टर होगा फॉर्म का, जो उनका रजिस्ट्रेशन होगा कि हाँ भी वहाँ पे लिख रहा है कि इस आईडी से, इस नंबर से ये फ्रेश फॉर्म जो है रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसके बाद क्या होगा, देन आपको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट रजिस्टर में मिल जाएगा कि आपकी फॉर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसका एक आईडी होगा, उसी नाम से फॉर्म को हम अगर डालेंगे, नेट पे चेक करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमें वो दिख जाएगा कि ये फॉर्म जो है इससे पैन कार्ड नंबर होता है, जैसे टिन नंबर होता है, सीट नंबर होता है, उसी तरह से आपको एक पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कुछ भी करोगे तो पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं जाके किसकी जाएगी, आपकी फॉर्म की जाएगी, ताकि फॉर्म की जितनी, क्योंकि फॉर्म के जो डॉक्यूमेंट है, जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन है उसके ऊपर ऑलरेडी सारे पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, तो आप अलग से पार्टनर की इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है। आप उसी इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ नहीं करना, आपको बस सिर्फ ओनली यू हैव टू राइट डाउन द सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, आप उसी को चीज लिखोगे। और कोई भी अगर आगे डॉक्यूमेंट कोई बंदा अगर मांगेगा आपसे तो आपको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और चेक करने के लिए कि हाँ जी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर है कि नहीं है, और उसमें पता लग जाएगा। इससे ऑटोमेटिक किसी भी मतलब जाके आरओसी में डाल के जैसे कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि पार्टनरशिप फॉर्म कैसी है, जिसमें इतने पार्टनर है कि नहीं, अगर लगता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलती मिल गई, लगता है आप चाहते हो वेरिफिकेशन करना, तो आप आरओसी में जाके फाइल लगा के कि सर आई वांट टू नो दिस कंपनी पार्टनरशिप की फॉर्म की डिटेल लेना चाहता हूँ, तो मेरे को सब प्रोजेक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, और आई वांट टू चेक कि सच में कैसी पार्टनरशिप फॉर्म है, कितने से स्टार्ट हुई, कितने। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पे जाके उनके साथ जाके रजिस्टर ऑफिस में जाके अपनी फीस पे करके वहाँ से इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इनके प्रूफ्स हैं, वो आप उनसे ले सकते हैं, जेरोक्स आपको मिल जाएगा। और उसको फिर आप एनालाइज करके, स्टडी करके एक कंपनी के साथ अगर आप चाहते हो पार्टनरशिप करना है, वो पार्टनरशिप फॉर्म के साथ पार्टनरशिप करना, तो आप उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो और आप अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो।
ठीक है बेटा, तो ये था हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अभी बेटा जो हमने टॉपिक पढ़ाया है वो मैंने आपको पढ़ा दिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसमें 6 टाइप थे, वो पूरे हमारे कवर हो चुके हैं। और उसके बाद बेटा हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो बेटा आज वो जो टॉपिक था हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, वो जो पार्टनरशिप फर्म है वो खत्म हो चुका है। लगभग हम कह सकते हैं अब आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी तक जितना भी था टॉपिक, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट फैमिली बिजनेस, बस बेटा अब आपका एक टॉपिक रह गया है जिसका नाम है बेटा जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में 2 चीज़ और पढ़नी है हमें, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स। उसके बाद बेटा हमें टॉपिक पढ़ना है उसमें टाइप ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। उसके बाद बेटा चैप्टर एंड हो जाएगा। काफ़ी बड़ा टॉपिक था, बड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, सिंपल भी था, इतना मुश्किल नहीं था। तो जल्दी से बेटा आप लोग उसको पहले लिख लो, फिर हम आगे देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है बेटा, जो टॉपिक आज मैंने कवर किया आई होप आपको समझ में आएगा, मैंने पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है बेटा, बाकी का टॉपिक बेटा नेक्स्ट क्लास के लिए, आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच बेटा, बाय एवरीवन।